चेयरमैन की बात ना माने उसकी बात भी ना माने। एमकेएम को दफनाना चाहते थे। पहले नारा जो कायद के साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं, लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। हैदराबाद मैदाने जंग बन गया है। हुआ क्या है? तो चेयरमैन की बात ना माने उसकी बात भी ना माने। और फिर एक बड़े आदमी के घर डकैती हुई और 30 करोड़ रुपए की डकैती हुई। कैसे गिरफ्तारियां हुई है, तहलका खेज स्टोरी देने वाला हूं। एक एक पीस उठा लो का। पेट्रोल बम से हमला किस पर किया गया? कौन है ये शख्स? कौन कर रहा है ये साजिश? एक बड़ी टिकटॉकर का अगवा और अगवा के बाद उसकी वीडियो बनाना। अबे कुछ तो छोड़ दो। जरदारी क्यों मुतहरिक है और फिर इमरान खान की आंख कहां आकर फंसी है? सब मिले हुए क्या? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका अंगेज खबरें, और वो खबरें जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन इन सब खबरों से पहले हमेशा की तरह ये है कि डरिएगा नहीं, चिचकेगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आखिर तक मैं आपको बड़ी बड़ी और अहम खबरें दूंगा, वो ढके छिपे हुए नाम जो सामने नहीं आते, वो तमाम के तमाम नाम आपको बताऊंगा। हर स्टोरी में एक अलग चीज आपके सामने आएगी। आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइएगा पहली कहानी से शुरू करते हैं। कल अनीस कायम खानी यानी कि मंगल के दिन अनीस कायम खानी हैदराबाद गए तो फिर उसी वक्त से ये आवाज कानों में गूंजने लगी कि क्या कराची में जिस तरीके से एनक्यूएम ने मैदान छोड़ा है, क्या वो अब हैदराबाद का भी मैदान छोड़ेगी? किसने किसको फोन किया? ये तमाम की तमाम चीजें रखने वाला हूं, लेकिन जरा सा करते हैं कहानी को रिवर्स। 14 तारीख को एनक्यूएम पाकिस्तान के धड़े पीएसपी ने एक जलसा किया और उस जलसे में 14 तारीख को करने के बाद 15 तारीख को जब मिठाइयां तकसीम हुई, उसके बाद कहानी में आया है नया मोड़। और नया मोड़ इस तरीके से आया है कि 16 तारीख को, 14 तारीख को ये वाकया होता है, आज तारीख है 18, 16 तारीख को एनक्यूएम पाकिस्तान एक प्रोग्राम करने का इशारा करती है और वो प्रोग्राम करना चाहती है स्कीम 33 में और एहसनाबाद के अंदर। लेकिन मामला ये होता है कि एक अफवाह गर्दिश करना शुरू कर देती है कि पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले किसी एमएनए ने धमकी दी है कि ये प्रोग्राम नहीं होगा। मामला इस हद तक सख्त हो जाता है कि एनक्यूएम के अंदरूनी जराये के मुताबिक वहां पर चैम्बर खिंच जाते हैं। यानी कि एनक्यूएम का वो वाला दौर कि जब नो गो एरियाज हुआ करते थे, बिल्कुल कहानी उसी तरफ बढ़ रही है और जो दूसरे के इलाके में आता था वहां चैम्बर खिंच जाते थे। एनक्यूएम से ताल्लुक रखने वाली एक आला शख्सियत ने यह कहा कि उस दिन वाकई में एक दूसरे के सामने चैम्बर खिंच गए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार उस जगह पर जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में एक नामालूम फोन आता है और कहा जाता है कि मामले को कल बैठकर हल किया जाएगा, तो आप आज वहां पर नहीं जाए। लेकिन स्कीम 33 के जो वहां के एनक्यूएम पाकिस्तान के जिम्मेदार होते हैं, वो वहां खड़े होकर तकरीर करते हैं और खुलेआम ये बात कहते हैं कि अगर किसी ने भी ताले लगाने की कोशिश की तो फिर देख लिया जाएगा। यही सूरत हाल एहसनाबाद के अंदर होती है और एनक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का धड़ा एक दूसरे के आमने सामने इस पोजीशन में मौजूद होता है कि बकौल किसी के चैम्बर किसी वक्त भी खिंच सकता है। उसके बाद 17 तारीख को अनीस कायम खानी साहब का प्रोग्राम हैदराबाद जाने का होता है। अनीस कायम खानी साहब हैदराबाद जाते हैं, लेकिन उसी दिन कराची के कई मकामात पर एनक्यूएम के लोगों की बड़ी ही अहम बैठकें होती है और उसमें यह तय होता है कि मैदान को खाली ना छोड़ा जाए। पहली बार यह देखा गया है कि खास तौर पर बड़ा नाम यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एनक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन है, उन्होंने इस बार स्टैंड ले लिया है और इस बार बाकायदा उन्होंने स्टैंड लिया है। अब तक की तारीख ये थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहीं ना कहीं मसलहत से काम लेते थे या फिर खामोशी इख्तियार कर लेते थे, लेकिन ये पहला मौका है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपनी चेयरमैनशिप को चैलेंज करने वाली हर कुव्वत का जवाब देने का इरादा कर लिया है। मैं कहानी आपको बता रहा हूं इस तरीके से। अब होता ही है कि अनीस कायम खानी साहब जाते हैं हैदराबाद और जब हैदराबाद जाते हैं तो पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले ही जो एनक्यूएम में लोग शामिल हुए हैं वो अनीस कायम खानी साहब का वहां पर इस्तकबाल करते हैं। मगर इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ उस वक्त आता है कि जब एनक्यूएम लंदन से ताल्लुक रखने वाला एक अहम नाम
खास तौर पे जफर राजपूत वहां से मुलाकात होती है अनीस कायम खानी साहब की, और वहां पर वो अनाउंस करते हैं कि मैं अब एमक्यूएम या पीएसपी या अनीस कायम खानी साहब का साथ दूंगा। जिस तरीके से जो लोग भी वहां से आते हैं वो जाहिर है उसी तरफ जाते हैं। मगर आपको मालूम है कि जफर राजपूत से निसार खोड़ो की पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और इस बारे में वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा था कि जफर राजपूत अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गए निसार खोड़ो से मुलाकात के बाद, लेकिन अब उन्होंने अनीस कायम खानी साहब से मुलाकात की है। अब देखना यह है कि हैदराबाद में रही कल के दिन गर्मा गर्मी, मगर कल दोपहर को यह पैगाम आ गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी कयादत जाएगी हैदराबाद लाजमन और हैदराबाद को नहीं छोड़ा जाएगा। अब मामला था वहां पर काफी कशीदा, वहां पर जाहिर है जो ग्रुप पीएसपी से ताल्लुक रखता था उन्होंने कल इस्तकबाल की तैयारी की थी और जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाला ग्रुप था वो वहां पर गया, और जब वो वहां पर गया तो अब सूरत हाल एक नई इख्तियार कर गई और वहां पर यह सवाल लाजमन पूछा जाना था कि मामला क्या है। एमक्यूएम को दफनाना चाहते थे। आज हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद होकर साबित कर रहे हैं कि एमक्यूएम जिंदा है। अब क्या बात कही गई है जरा मैं आपको कामरान टेसोरी साहब यानी भाईजान यानी कि गवर्नर के जवाब में समझाता हूं। अब आप जरा ये गुफ्तगू सुनिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान है, हम सबको लाजिम और मजलूम है कि हम अपने चेयरमैन की बात को भी माने और जो चेयरमैन की बात ना माने उसकी बात भी ना माने। आजकल मैं चेयरमैन की बात नहीं मान रहा हूं, आजकल मैं चेयरमैन की बात नहीं मान रहा हूं। जरा मुझे डांटो, जरा मुझे कहो कि तुम सीधे हो जाओ और तुम मुझे कहो सीधे होके। क्या कामरान टेसोरी साहब ने ये अपने मुतल्लिक कहा है कि मैं उसकी खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात नहीं मान रहा, मैं नहीं सुन रहा? नहीं जी, ये इन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा किया है इस वक्त पीएसपी ग्रुप की तरफ, और ये वाज़ेह तौर पर एक बात सामने आ रही है कि जनाब अब हैदराबाद उनसे निपटेगा। तारीख देखिए एमक्यूएम की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है और आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम की तारीख के अंदर हमेशा बड़ा ग्रोही तसादुम अगर कभी भी शुरू हुआ है तो हैदराबाद नवाब शाह मीरपुर खास से हुआ है। अगला मार्का मीरपुर खास के अंदर लगेगा और मैं आपसे बहुत क्लियर बता रहा हूं कि वहां मामला बड़ा संजीदा होगा। हैदराबाद के अंदर जो वहां के इस वक्त जोनल इंचार्ज है जफर सिद्दीकी, आप पैगाम जरा वाज़ेह तौर पर सुन लीजिएगा कि आइंदा दिनों के अंदर आपको वहां पर ये वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ये चीज सख्त मज़ाहिमत सामने आएगी पीएसपी के लिए। कराची के अंदर बहुत सारे मामला रुके हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएसपी वर्सेस एमक्यूएम पाकिस्तान का जो अगला बड़ा मार्का है और जो मार्का अगले दिनों के अंदर सजेगा वो खास तौर पर हैदराबाद के अंदर सजने वाला। ये मैं आपको अभी से वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा हूं। यहां पर कामरान टेसोरी साहब ने बात कही कि जनाब एमक्यूएम में कोई ग्रोहबंदी नहीं है और जाहिर है जहां पर चेयरमैन साहब होंगे और चेयरमैन का ही फैसला और सब उनके फैसले को मानते हैं। मगर मुस्तफा कमाल साहब का पिछले दिनों का इंटरव्यू इस बात को इशारा देता है कि जनाब क्या मामला थे, जो हमारे एक दोस्त को इंटरव्यू दिया है मामला कहां पहुंचा और क्या मामला है। अब क्योंकि रमजान उल मुबारक शुरू हो रहा है, सियासी सरगर्मियां उस तरह से नहीं होगी, लेकिन इफ्तार और सहर की जो खास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान का फ्रैक्शन और खास तौर पर गवर्नर टेसोरी साहब भाईजान जो है वो सड़कों पर जिस तरीके से निकलते हैं और जिस तरीके से इफ्तार और सहर का मामला होता है तो उस वक्त सियासी सरगर्मियां उस उरूज पे नहीं होती है, लेकिन ये मामला तनाव का शिकार होगा। आगे चलकर इसमें मजीद तनाव की कैफियत आएगी क्योंकि रमजान के फौरन बाद जो पीएसपी फैक्टर है उसने पीआईबी के अंदर अपने प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। इस सारी सूरत हाल के अंदर दोनों ग्रोह में शदीद तसादुमी कैफियत पाई जाती है। आज बहुत दिनों के बाद यानी गुज़िश्ता दिन बहुत दिनों के बाद एमक्यूएम लंदन की तरफ से वीडियो ब्रीफिंग दी गई। अब तक क्योंकि कई मामला पर अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से एमक्यूएम लंदन की जो राब्ता कमेटी है उनकी वीडियो ब्रीफिंग और सियासी सरगर्मियां उस तरीके से नहीं थी, लेकिन उन्होंने वीडियो ब्रीफिंग दी और उस वीडियो ब्रीफिंग में नसरीन जलील साहब को खुद एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी अल्ताफ हुसैन साहब की राब्ता कमेटी की तरफ से बाकायदा तौर पर उस वीडियो ब्रीफिंग में नसरीन जलील साहब के मुताल्लिक कहा गया कि उन्होंने एहसान फरामोशी की है। नसरीन जलील साहिबा ने शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक को रूपोशी की जगह फराहम करने का पूरा मुआवजा बमय सूद वसूल किया। इसके बावजूद वो लालच और मफाद परस्ती में इतनी अंधी हो चुकी हैं
कि अपने हल्फ से रूगर्दारी करके तो अभी तक एमक्यूएम लंदन का जो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा था, मुख्तलिफ ज़ाहिर उनकी राब्ता कमेटी के दीगर लोगों ने अपने अपने तौर पर बयान दिए थे, मगर अब बाकायदा वीडियो ब्रीफिंग के अंदर उनके खिलाफ ये बयान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अब जहां पर ये तसादुम की कैफियत मौजूद है, अगली खबर उससे भी आगे की देते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक किरदार है जिसका नाम है असद हनीफ साहब। असद हनीफ साहब ज़ाहिर है मैंने कहा था डॉक्टर आसिम के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई चीजों में शामिल हैं। पिछले दिनों उनकी दुकान पर डकैती हुई, और 600 तोले से ज्यादा सोना चोरी किया गया, जिसकी मालियत करीबन 30 करोड़ रुपए बताई गई। अब ज़ाहिर 30 करोड़ रुपए का सोना आपकी और मेरे पास तो होने से रहा, वो वही उन्हीं ताकतवर हलकों के पास ही रह सकता है। खैर, उनकी दुकान पर रेड पड़ी। अब हमारे यहाँ पे भी अगर चोरी हो जाती है तो आपको पता है स्ट्रीट क्राइम वाले कितना कितना लेके चले जाते हैं। वो बहादुराबाद में एक वाकया हुआ था, आज तक जो है वो जिससे सोना और जेवरात छीने गए थे, आज तक उसके जो डकैत थे वो नहीं मिले। मगर जाहिर सी बात है, जब निजाम के यहाँ पर कोई बात आती है तो फिर निजाम मुतहरिक हो जाता है, और वो भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, फौरी तौर पर तमाम लोग सरगर्म होते हैं और 24 घंटे के अंदर 6 अफराद को गिरफ्तार करके रिकवरी भी कर ली जाती है। मतलब आप स्पीड देखिए सिंध पुलिस की कि कराची की पुलिस की, कि अगर यहां पर स्पीडली मामला हो तो फिर आप लोग किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मामला होते हैं। मैं आपको बताऊं, घोटकी के इलाके के अंदर 2 कम्युनिटीज के अंदर, शर और रिंद कम्युनिटीज के अंदर पिछले दिनों इन्हीं दिनों में तसादुम इस हद तक पहुंचा कि दोनों में से इत्तलात आई कि उन्होंने खवातीन को अगवा कर लिया, और बाद में मालूम है आपको पुलिस और सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आई और फिर इलाकाई जिरगे के अंदर फैसला होता है। सिंध पुलिस को जहां पर अपनी अमलदारी दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखाती, लेकिन जहां पर नहीं होती फिर वो वहां पर दिखाती है। एक बड़ी मारूफ टिकटॉकर है सायरा बलोच साहिबा, उनको अगवा कर उनकी वीडियो बनाई गई, लेकिन पुलिस वहां पर भी सरगर्म नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम के किसी खास आदमी के यहाँ पर 30 करोड़ रुपए की डकैती पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, पलक झपकते में फैसला हो जाता है, और पलक झपकते में लोगों को पकड़ भी लिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर, ये तो होता रहता है। अगली खबर उससे आगे की और बड़ी खबरें देना शुरू करता हूं मैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब की आंख के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे और उनकी सेहत और डील के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे। आइए मैं आपको तफसील से कहानी बता दूं। मैंने आपसे कहा था कि ये आंख का दर्द जितना ज्यादा बढ़ेगा, इनके दरमियान डील के मामलात उतने ज्यादा बढ़ेंगे, और ये हुए। देखिए, अलीमा खान साहिबा मना कर रही थी कि उनकी हुकूमत से लोगों से बात नहीं हो रही, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देख लीजिए कि हुकूमत के लोगों से उनकी बात हो रही थी। हुकूमत ये कह रही थी कि हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत भी उनके साथ बात कर रही थी। इसका सबूत मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो दर हकीकत एक माहौल ये डेवलप करने की कोशिश हुई थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ के प्लेटिलेट्स कम होना शुरू हुए थे और उस वक्त डील की बात हुई थी, तो अभी भी ये मामला सामने आ रहे थे कि आग के बहाने कोई ना कोई डील के मामला हो। लेकिन मसला ये हुआ कि ये ढील में तब्दील जरूर हुई थी, मगर ये ढील ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और अब ये मामला खराब हो गया, और खराब इस हद तक हो गया है कि बाकायदा अब तहरीक इंसाफ ने एक जमाने में टाइगर फोर्स बनाई थी, अब रिहाई फोर्स बनाने की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाकायदा एक दस्ता बनाने की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक रिहाई फोर्स बनाएंगे जो ताकत के जरिए हुकूमत के साथ टकराएगी। वो तो खैर अलग सी बात है, लेकिन मामला क्या है? क्या खान साहब की रिहाई और खान साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त आगे बढ़ रही है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जनाब इस हवाले से कोई चीज आगे नहीं बढ़ी है। जैसे ही कोई चीज बढ़ेगी वो हम बताएंगे, और इसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि जरदारी साहब का बोलना। देखिए, जरदारी साहब को जरा सा भी अगर ये शक शुकूबूत हो गए थे कि कहीं ताकतवर लोग एक बार फिर इमरान खान पर हाथ ना रख दे, इसीलिए जरदारी साहब पिछले 4-5 दिन मुसलसल बोले। जरदारी साहब आमतौर पर बोलते नहीं है, लेकिन जरदारी साहब को बोलने की टाइमिंग आप जहन में रखिएगा कि जरदारी साहब हमेशा उस वक्त बोलेंगे जब पसे पर्दा कोई मामलात चल रहे हों। और जरदारी साहब ने ये जो बातें कही है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि इमरान खान के मुतल्लिक कही कि जनाब अभी तो 1.5 साल में ये बोलने लग गया, मैंने तो अपने बेटे का। ये सारी वजह ये थी कि उसकी सारी सूरत हाल यहाँ पर आकर रुक गई थी कि उन्हें मालूम था कि पसे पर्दा कोई ढील के मामला चल रहे हैं। जरदारी साहब
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तौर पर यह बात नहीं गवारा कर सकती कि खान के बड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर, और जाहिर है अगर उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर इनका क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्के भी जो पाकिस्तान के मुक्तदरा हल्कों की तर्जुमानी करते हैं, और ऐसे बहुत सारे वीलॉगर्स हैं जो वहां से खबरें ला कर देते हैं, उन सब का कहना यही है कि जनाब इमरान खान के हवाले से कोई भी डील के मामला नहीं चल रहे। मगर हम ये बात जरूर समझ रहे हैं कि कुछ डील जरूर थी, लेकिन डील फाइनलाइज नहीं हो सकी है, और डील का ही सबूत ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अवामी इज्तिमात में इस तरीके से इमरान खान को आड़े हाथों लेना शुरू किया। वरना आमतौर पर अगर बिल्कुल स्मूथ मामला होते हैं तो जरदारी साहब अपने ऐवान सदर के अंदर आराम करते हैं, या फिर गैर मुल्की दौरे कर रहे होते हैं, या फिर कहीं और मसरूफ होते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर रखिए कि ये मामला जरूर थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल अभी नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ी बात आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछी और कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या यहाँ पर जो एक बड़ा मशहूर नाम कहता है उज़ैर बलोच का, तो क्या उज़ैर बलोच के हवाले से कुछ खबरें आई थी कि उन्हें कुछ केसेस में बरी किया गया है, तो क्या उनकी रिहाई हो रही है? तो मैं आपको बताऊं कि उन्हें एक अदालत ने फौजी अदालत के मुताबिक 12 साल की सजा हुई है, और ताहाल उज़ैर बलोच के बाहर आने के कोई इम्कानात फिलहाल मुस्तकबिल करीब के अंदर मौजूद नहीं है। ये बात बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम्माद सिद्दीकी के मुताल्लिक कही जाती है, जनाब हम्माद सिद्दीकी वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग उनको खास एक ग्रुप जो है वो उनको हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग उनकी मुखालफत में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम्माद सिद्दीकी के हवाले से भी कोई बात नहीं कि जनाब वो सामने कब लाया जाता है, या कब आते हैं वो, या कब पेश किए जाते हैं, या कब उनके मामला हल होते हैं। ताहाल फिलहाल मुस्तकबिल करीब में इस तरह के इम्कानात नजर नहीं आते। लेकिन जब कभी भी एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हैं तो इस तरह की मुहिम शुरू हो जाती है। अभी पैगाम किसके लिए होते हैं, ये मैसेजेस किसके लिए होते हैं और किसके लिए दिए जाते हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाजा है और बेहतर मालूमात है। एक और हमला हुआ, एक बड़े मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो अपने काम से ज्यादा अपने हुलिये की वजह से ज्यादा मशहूर नजर आते हैं, हाजिम भंगवार साहब। हाजिम भंगवार साहब को आमतौर पर वो इलाके दे दिए जाते हैं कि जहाँ जाइए तो फिर जाहिर है वो ज्यादा प्रमोशन का भी होता है। ली मार्केट के अंदर ये तजावुजात का खात्मा कर रहे थे तो इनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला हुआ। हैरत अंगेज तौर पर पेट्रोल बम से जो हमला हुआ उसके बाद गिरफ्तारियों का अमल नहीं हो सका। कोई बाकायदा अगर वो कह रहे कि जनाब उनके ऊपर हमला हुआ है तो फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी होना चाहिए था, लेकिन ताहाल अभी तक वहां पर गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं हो सका। जमात इस्लामी के कारकुनान की अब तक रिहाई या जमानत नहीं हो सकी है। वो लोग के जो 14 तारीख को जमात इस्लामी के कारकुनान मुजाहिरे के लिए निकले थे, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, ताहाल अब तक जमात इस्लामी के उन कारकुनान की रिहाई नहीं हो सकी है। जमात इस्लामी के हवाले से वो रिलीफ पैकेज अवेलेबल नहीं है कि जो रिलीफ पैकेज सिंधी कल्चर डे के दिन अवेलेबल था, कि जिस तरह बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें कहा गया कि जनाब ये तो कल्चर डे मना रहे हैं, कोई दहशतगर्द तो नहीं है। लेकिन ये मामला जो है वो इस तरीके से ही हल नहीं हुआ है। जमात इस्लामी के कारकुनान की वो अभी तक गिरफ्तार है, रमजान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन जमात इस्लामी के कारकुनान की रिहाई अब तक नहीं हो सकी है। हाँ, अलबत्ता मैंने ये जरूर पूछा था कि जमात इस्लामी का जो मेयर मुर्तजा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का मंसूबा था, तो फिलहाल उनका कहना यह है कि हमने दस्तखत जरूर करवा लिए, लेकिन इसे हम आफ्टर रमजान करेंगे। तो रमजान मुबारक तक मेयर मुर्तजा वहाब साहब के लिए थोड़ा सा सुकून है, अगर कहीं कोई हादसात या कहीं कोई वाकयात नहीं हो जाते। तो एक और खबर जो है वो आप लोगों की तरफ से पूछी गई थी, अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत के हवाले से निस्बतन बेहतर है। कल परसों उन्होंने वॉक की थी अभी तक उन्हें घर भेजने का फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें घर कब भेजा जाएगा, डिस्चार्ज होगा। मुत्तवक्के ही है कि अगले 2 दिनों के अंदर ये फैसला हो जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक उन्हें वहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा अल्लाह के बाद।